हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर। इस प्रयास में आज हम लेकर आए हैं भूगोल की घटना चक्र की सीरीज़ में अगला टॉपिक, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिट्टी, सोयल कि कौन कौन सी मिट्टी है, किस किस प्रदेश में पाई जाती है, किसके कहाँ प्रचुरता है और वह किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। 4 मिट्टी दी गई हैं, जलोढ़, लाल, लैटेराइट और रेगर या रेगुर मिट्टी। यह है, इन चारों में से कौन बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट का जो लावा था उसके अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो कौन सी हुई है दोस्तों, जलोढ़, लाल, लेटराइट या रेगुर। तो जो रेगुर की मिट्टी है, और इस रेगुर की मिट्टी को आप काली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं। तो रेगुर की मिट्टी जो है, इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ था, इसलिए इसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी कहाँ पर है, यह है आपकी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, खास तौर से हम बोलें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट, रेगुर किसका नाम है, अभी आपको बताया काली मिट्टी का नाम है। नेक्स्ट, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड। तो सबसे ज़्यादा जो ये मिट्टी है ये आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपकी काली मिट्टी है, जिसको आप रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, वह मिट्टी ही कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कथन दिए गए हैं दोस्तों। एक है, दक्षिण ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं। बिल्कुल सही, होती हैं। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। नहीं, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है इसका दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं होता। तो इसका ये सही है, ये गलत है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और आपकी जो इसमें काली मिट्टी होती है, इसमें बहुत से मिनरल पाए जाते हैं। वे कौन से हैं, जैसे लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जो ह्यूमस जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जैविक पदार्थ जिसको आप ह्यूमस कहते हैं, ये कम पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ज़्यादा कौन से हैं। तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये प्रचुर मात्रा में है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जैविक पदार्थ ये बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उपयुक्त है। इनमें जैव तत्व, वही बात आ गई, तो ये गलत है। जैव तत्व तो इसमें होते ही नहीं, और नहीं होते तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, यह आपकी कपास की काली मिट्टी को ही स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर, छत्तीसगढ़, मालवा, सरयूपुर, शिलोंग। तो कहाँ पर, ये आपकी मालवा पठार में। कहाँ पर, मालवा पठार में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, मालवा पठार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। तो यह कौन सी मिट्टी है, लाल, लैटेराइट, काली, जलोढ़। तो कौन सी, काली मिट्टी को सिंचाई की कम जरूरत होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। नेक्स्ट, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है।
दामोदर घाटी, राजमहल पहाड़ी, सुवर्णरेखा नदी या पलामू प्रदेश। तो कहाँ पर दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NIDM संस्थान के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी आपकी राजमहल पहाड़ी के प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, ध्यान देना, कौन सा सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। बिल्कुल होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल नहीं पाई जाती, क्योंकि यह तो आपकी, आप कह सकते हो कि दक्षिण पठार में पाई जाती है। ठीक है, जो दक्कन पठार है उसमें पाई जाती है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की लैटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है? ये साधारणतः लाल रंग की होती हैं। क्या ये लाल रंग की होती हैं? बिल्कुल, ये आपका सही है, ये लाल रंग की होती हैं। ये नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होती है? नहीं, समृद्ध नहीं होती। इनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है? नहीं, अच्छा विकास नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है? बिल्कुल होती है। तो इसमें आपके दो सही हैं, पहला और चौथा, 20 के 2 गलत हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, कथन दिए हुए हैं और कारण। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की, क्या है? शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। हाँ, ये बात इसकी सही है। क्यों सही है? क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल का जो शुद्ध रोपित क्षेत्र था वह था 60%, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपित क्षेत्र था 40%। ठीक है, पहला सही हो गया। और अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लैटेराइट प्रकार की है। मिट्टी लैटेराइट प्रकार की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश की जो मिट्टी है वह कैसी है? काली मिट्टी है। ठीक है ना। तो चलिए, इसका ये गलत है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्या ऑप्शन होगा? सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लैटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में। तो कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। लैटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है ना। उसके बाद आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर, कि यह भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। एक तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? केरल में मिलती है। कहाँ पर? केरल राज्य के जो मालाबार तटीय प्रदेश है वहाँ पर मिलती है। उसके बाद यह महाराष्ट्र में है। उसके बाद महाराष्ट्र में है। अगर यहाँ पर केरल होता तो इसका ऑप्शन केरल भी सिलेक्ट हो सकता था। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है क्या? मालाबार, कोरोमंडल, बुंदेलखंड या बघेलखंड? अभी आपको बताया कि मालाबार तटीय प्रदेश इसका प्राधान्य है, प्रधान क्षेत्र है। चलिए, 16, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। बिल्कुल ठीक है। उनकी उर्वरता कम होती है। बिल्कुल ठीक है, कम होती है। उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये गलत है। चूना प्रचुर मात्रा में नहीं होता, चूना बहुत कम मात्रा में मिलता है
और चूने के साथ साथ और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास और कार्बनिक तत्व भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? मतलब कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें कि लोहे का अयस्क हमें बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है, जिसके कारण वह उपजाऊ कम हो रही है? तो कौन सी मिट्टी है? आपकी लैटेराइट मिट्टी। कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। किसकी? नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है यह खास तौर से हिमालय के निक्षेपों से बनी है। हिमालय के जो डिपॉजिट थे उनसे बनी है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कौन सी मिट्टी का? आपकी कछारी मिट्टी। अब अभी तो हमने पढ़ा ऊपर सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? भाबर, बांगर, खादर, खोंडोलाइट। तो क्या कहलाती है? पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो स्थिति है पहाड़ की पहुंच से कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का जो रंग होता है वह पीला रक्ताभ भूरा, मतलब पेल रेडिश ब्राउन, पीला, लाल सा और भूरा सा कलर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम भाई जिसमें रेत होगा, तो जो बलुई दोमट होता है, कौन सा? बलुई दोमट होता है, इसको जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। दोमट बलुई मिट्टी को आप कहते हैं इंग्लिश में एलुवियल सैंड सोयल। क्या कहते हैं? एलुवियल सैंड सोयल। ठीक है, चलिए 22, दुमट्टी लोब मिट्टी। दुमट्टी लोब मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो कौन सा? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, ये सभी प्रकार के। तो इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं दोस्तों। इसके जो दुमट्टी होती है या लोम मिट्टी होती है, इसमें बालू भी होता है, पांसु भी होता है, चिकना भी होता है। ठीक है ना। चलिए, निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। कितने क्षेत्र पर? यह आपका लगभग 40%, जो कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। कितना प्रतिशत? लगभग 40%। कितना? 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो इसमें दोस्तों कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक है। और पश्चिम राजस्थान में कौन कौन सी जगह आती हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सीकर, ये कुछ ज़िले आते हैं। इन ज़िलों की जो मिट्टी है वह चूना आधारित, मतलब कि कैल्शियम के लक्षण इसमें आते हैं और लवणीय प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो कौन सी करती है? दलहन वाली। अब इसमें दलहन कौन सी है? आलू, सोरगम, सूरजमुखी, मटर। तो मटर जो है वे दालों की श्रेणी में आते हैं, तो मटर ही नाइट्रोजन को भरपूर कर देती है। ठीक है, इस तरह की और भी फसल है, मान लो आपकी अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि, ये इसके अच्छे ऑप्शन है। अगर किसी खेत में नाइट्रोजन कम हो रही है तो उसमें आप ये दलहन बो दो, उड़द बो दो, मटर बो दो, सोयाबीन बो दो, तो उससे उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 26,
भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं, चावल, गन्ना, उड़द। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका उड़द। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मैग्नीशियम का बहुमूल्य, या संचित ह्यूमस, या फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, या फॉस्फेटों का बाहुल्य। तो किसका है? तो लाल मिट्टी का जो परिणाम होता है, किसकी वजह से लाल मिट्टी होती है? तो वह होती है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, भारत की मिट्टी में जिस सूक्ष्म तत्व, छोटे तत्व की सबसे ज़्यादा कमी है, वह तत्व कौन सा है? तांबा, लोहा, मैंगनीज, या जस्ता। तो दोस्तों जस्ते की कमी सबसे ज़्यादा है। किसकी? जस्ते की कमी सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट, करेवास भरतिका जो जाफरान, केसर का एक स्थानीय प्रकार है। किसका? केसर का। के उत्पादन के लिए उपयोगी है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, यह कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, या पूर्वी हिमालय में। तो दोस्तों जो जाफरान है, जाफरान की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है। जो करेवा मिट्टी, जिसको आप वुदूर भी कहते हैं, में उपजाई जाती है। यह ताज़े जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। तो किस में है? ये आपके कश्मीर हिमालय में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 30, हिमालय की मिट्टियाँ में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वांछादित है। हाँ, बिल्कुल सही, वांछादित है। ठीक है। तो ये आपका ए गलत है और आर बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? चिकनी, बलुई, पांसु, लोब। तो चिकनी मिट्टी जो होती है उससे पौधों को सबसे अधिक पानी मिल जाता है। ठीक है। लगभग 50%। इस चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद होती है और 50% तक मृत्तिका या बालू की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जलक्रांति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका, गाद, महीन बालू, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मृत्तिका, जिसको आप क्ले कहते हैं, क्ले। ठीक है। तो क्ले का जो व्यास होता है वह 0.002 से कम होता है। जबकि अगर गाद की बात करें तो गाद का 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य होता है, और महीन बालू या रेत का जो व्यास होता है वह 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। ठीक है। चलिए सबसे कम किसका हुआ? मृत्तिका, जिसको आप क्ले कहते हैं। नेक्स्ट 33, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? 3, 4, 6 से 7, 9 से 10। तो सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान 6 से 7 होने की संभावना है। कितना? 6 से 7। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? लाइम, जिप्सम, कैल्शियम, वेजिटेबल कंपोस्ट। तो किसका? तेजाबी मतलब एसिडिक। अगर एसिडिक मिट्टी है तो कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको आप लाइम कहते हैं।
किसका प्रयोग? चूने का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मिट्टी में खारापन एवं अक्सरियता की समस्या का समाधान है क्या? खेतों में जिप्सम का प्रयोग, शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग इसका एक समाधान है। ठीक है, मिट्टी खारेपन को हटाने के लिए, अक्सरियता को बदलने के लिए आप इसमें जिप्सम, जो कि कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही इसमें चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं अक्सरियता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो कौन सा है? जिप्सम है। कौन सा है? जिप्सम। चलिए नेक्स्ट 37। भारत में सर्वाधिक अक्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक अक्षारीय क्षेत्र पाया जाता है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो ये पाया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ठीक है, अक्षारीय मतलब एल्कली, अक्षारीय मतलब एल्कली। ठीक है ना। तो अक्षारीय सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाद आपका गुजरात में, गुजरात के बाद आपका हरियाणा और फिर पंजाब में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कहाँ पर है? लवणीय कहाँ पर है? लवणीय कहाँ पर है? सॉल्ट अफेक्टेड, ये आपकी है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल अभी आपको बताया कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट 39। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? अम्लीय, अक्षारीय, जलोढ़, रेगड़। तो कौन सी होती है? अम्लीय मिट्टी। कौन सी होती है? अम्लीय मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? सोयल इरोजन की समस्या गंभीर है? मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ियों के क्षेत्र, या दंडकारण्य, या मेघालय पठार। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ पूरी लिस्ट, जो सूची है कि मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र इस प्रकार है। सबसे पहले आपका आता है चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, फिर आता है पश्चिम हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, जिसे आप शिवालिक पहाड़ियों के 5 क्षेत्र भी कहते हैं। छोटा भी इसमें शामिल है एक्चुअली। छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र जो मालवा पठार है, फिर महाराष्ट्र का काली मिट्टी वाला क्षेत्र, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र। कौन क्षेत्र? शुष्क क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। ये दोबारा आप लिस्ट चाहे नोट कर सकते हैं कि किस क्रम में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन का सामना करना पड़ रहा है, किस क्षेत्र में। पहला चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, तीसरा छोटा नागपुर का पठार, चौथा ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र जिसको आप मालवा पठार आदि बीच में आते हैं, पांचवा महाराष्ट्र का काली मिट्टी वाला क्षेत्र, छठा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा पठार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंबल घाटी। तो भी आपको मैंने सीरीज बताई थी, उसमें सबसे पहले चंबल घाटी था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? जबलपुर, मुरैना, भोपाल, खंडवा। तो किस में है? मुरैना में। किस में है? मुरैना। क्योंकि मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन के कारण मुरैना सबसे ज़्यादा, उसके बाद भिंड, उसके बाद ग्वालियर। ठीक है, इसकी वजह से इन जगह की जो भूमि है वह बंजर हो चुकी है। ठीक है ना। तो मुरैना के बाद भिंड के बाद ग्वालियर। चलिए नेक्स्ट 43। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम का पहचानिए।
तो कौन से होते हैं? आसफाल अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन या अवनालिका अपर्दन। चलिए पहले ये बता देते हैं ये होते क्या हैं। आसफाल, जिसको कि आप स्प्लैश इरोजन भी कहते हैं, वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से, वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को आसफल या बौछार या बूंदाघात अपर्दन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब जब बारिश पड़ती है, वो बारिश एक जगह पड़ते पड़ते और उस जगह की मिट्टी को काटने लगती है, उसको आप कहते हो स्प्लैश इरोजन या आसफाल अपर्दन। फिर आपका परत अपर्दन, जिसको आप कहते हो सीट इरोजन, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है। जब मान लो जल बह रहा है और उस जल के साथ मिट्टी बहने लगे, उसको आप कहते हो परत अपर्दन, जो कि सीट इरोजन होता है। रील अपर्दन, इसको आप रील इरोजन ही कहते हैं, जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं। जब मिट्टी में नालियां बन जाती हैं उसको आप कहते हो रील इरोजन। फिर है अवनालिका, जिसको आप गली इरोजन कहते हो, जब रील अपर्दन की नालियां बड़ी और विस्तृत या फैल जाती हैं, उसको आप कहते हो अवनालिका अपर्दन। फिर आता है आपका धारा चैनल अपर्दन, स्ट्रीम चैनल, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपर्दित करता है जब तक वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। तो इसमें आपको बताना है क्रम। तो क्रम क्या हुआ? क्रम आपका हुआ आसफाल, परत, रील, अवनालिका, उसके बाद धारा चैनल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ए। सबसे पहले स्प्लैश, फिर सीट, फिर रील और फिर गली इरोजन, और उसके बाद स्ट्रीम चैनल इरोजन। आसफाल, परत, रील और अवनालिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? सोरगम, आलू, गेहूं, क्लोवर। तो दोस्तों एक विश्व वन्यजीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार जब हम सोरगम, ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो क्या जवाब होगा? सोरगम। क्या होगा? सोरगम। और सबसे कम अगर पूछा जाता तो उसका जवाब होता आपका क्लोवर। क्या होता? सबसे कम के लिए क्लोवर। ध्यान रखना, अगर सबसे कम अपर्दन करना है तो क्लोवर बोलो और सबसे ज़्यादा अपर्दन होना है तो ज्वार। नेक्स्ट 45। फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र आवश्यक है किसके लिए? बताइए। पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, या विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, या मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, या मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो दोस्तों मृदा की उर्वर शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसकी वृद्धि हेतु हमें फसल चक्र बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए 46। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना है। पहला क्या है? सस्यावर्तन, जो कि फसलों का हेरफेर, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, जिसको आप टेरेसिंग कहते हैं, या वायुरोध। ठीक है, तो कौन सा है कि सस्यावर्धन जो फसलों का हेरफेर है ये ज़रूरी है। फिर बालू की बाढ़ यह ज़रूरी नहीं है, टेरेसिंग ये ज़रूरी है, और वायुरोध यह ज़रूरी है। तो आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। ठीक है ना। चलिए 47। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, या उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो सिर्फ वनोन्मूलन से, किससे? वनोन्मूलन से प्रभावित है। वनोन्मूलन का मतलब जिससे वनस्पतियां नाश कहते हैं, जिसको मतलब पेड़ काटना। ठीक है, तो उससे अगर नाश कर रहे हैं, और यही मेन कारण है किसका? मृदा अपक्षय का। तो ये वाला दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48।
मर्दा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? हम सब जानते हैं, बचपन से सुन रहे हैं, वनरोपण से। मतलब पेड़ जितने लगाओगे तो मर्दा अपरदन उससे आप रोक सकते हैं। नेक्स्ट वृक्षारोपण बीच में आता है। नेक्स्ट भोजपत्र वृक्ष मिलता है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में, हिमालय में या विंध्याचल पर्वत में। तो कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है। भोजपत्र कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है। इस वृक्ष का जो ये पेड़ है, इसका सफ़ेद कागज़ की तरह दिखने वाला छाल का प्रयोग प्राचीन समय में लिखने के लिए उपयोग किया जाता था और इसकी जो ऊंचाई होती है वह 4500 मीटर, कितनी? 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो हमने पढ़ा था खैर, खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग कत्था बनाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण, उपोष्ण शुष्क सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। तो भारत में आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, लेकिन वह ऑप्शन में नहीं है। दूसरे नंबर पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलता है, इसलिए हमने उसका ऑप्शन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, चलिए, और इनके जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं, उत्पाद हैं, सागौन और साल है। क्या है? सागौन और साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, सागौन एवं साल किसके उत्पाद हैं? तो ये आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पहाड़ पतझड़ी या पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी, शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? कौन सा एक वृक्ष सबसे ज़्यादा दिखता है? तो कौन सा? आपका देवदार। कौन सा? देवदार। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता? कौन सा? सिनकोना वृक्ष नहीं उगता। असम, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सिनकोना जो वृक्ष है यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पौधा है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पौधा। ठीक है, और जो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र हैं वह आपके असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल हैं। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्ण कटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? उष्ण कटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए। ठीक है ना, इसलिए छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता। ध्यान रखना, सिनकोना वृक्ष है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पौधा, और जबकि छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वन होते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? बहनीय वेरिगेटा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जैकेंड्रांडा मेमोसाफोलिया या टेक्टोना ग्रैंडिस। किसको कहा जाता है? तो आपका जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, क्या? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको जंगल की आग कहा जाता है। दैट मीन्स फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसे ढाक अथवा प्लास के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ढाक अथवा प्लास के नाम से जाना जाता है। प्लास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। प्लास, प्लास वह फूल है जिसके नाम पे प्लासी जगह का नाम पड़ा है। ठीक है, प्लासी जगह का नाम इसी प्लास के फूल के कारण पड़ा है दोस्तों। ठीक है, चलिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो ये किसके उदाहरण हैं?
ये आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी और उष्णकटिबंधीय शुष्क और आर्द्र दोनों के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। तो ये कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक? तो ये आपके मध्य प्रदेश वन में या मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। और लगभग पूरे सागौन क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा तो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है। चलिए, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? कटहल, ऑर्किड, फर्न या गुल्लर? इनमें से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो कटहल, ऑर्किड, गुल्लर, फर्न। तो किस में नहीं होते? फर्न में फूल नहीं होते हैं। फर्न में फूल नहीं होते। नेक्स्ट 58, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का क्या कारण है? पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी की वर्षा होना, या पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वर होना। तो इसका जो एग्जैक्ट लॉजिक है दोस्तों, वह यह है कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा, क्या? पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, यह इसका मुख्य कारण है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एंटीलोपों, क्या है? एंटीलोपों ओरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? ओरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। फिर ओरिक्स का शिकार उसके गाबों के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए। ओरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलते हैं, जबकि चीरू केवल उत्तर पूर्व भारत में। उपयुक्त कथनों में ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों पहले बता दूं, एंटीलोप क्या होते हैं? जो आपके हिरन आप मान लो कि ये हिरन होते हैं। ठीक है। क्योंकि डियर और एंटीलोप में बहुत ना के बराबर ही अंतर होता है, दोनों सेम होते हैं। तो एंटीलोपों की दो प्रजातियां, एक ओरिक्स है, एक चीरू है। ठीक है। तो इसमें बताया कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ओरिक्स गर्म और सूखे क्षेत्रों में रहने के लिए खुश हैं और चीरू ठंडे और उच्च पर्वतीय घास के मैदानों और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए खुश हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए 60, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टीक, देवदार, चंदनकाष्ठ, सुंदरी। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा एक सही सुमेलित है, हमें यह बताना है। तो हम जानते हैं सुंदरबन डेल्टा, उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उससे आप इसका जवाब बिल्कुल सटीक दोगे कि जो सुंदरी है ये कहाँ मिलते हैं? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैले सुंदरबन डेल्टा में मिलते हैं। तो ऑप्शन तो आपका इसका हो गया डी। ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब बाकी तीन का भी आपको बता देते हैं कि जो टीक है जिसको आप सागौन कहते हो, इसका जो विस्तार हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 50%। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और या मध्य भारत में कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका देवदार है, देवदार आपका कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? देवदार आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम हिमालय का उच्च क्षेत्र में लगभग 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। ठीक है। दोनों का आपको पता लग गया? वेरी गुड।
ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोबारा टीक सागौन आपका मध्य भारत और देवदार आपका पश्चिम हिमालय और सुंदरी आपको बताए थे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, लंबी जड़ों क्या है? लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूर्ययुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर? पूर्वी उड़ीसा में, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, शिवालिक और तराई क्षेत्र में या पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ पाए जाते हैं? विशेषता क्या है? लंबी जड़ों और नुकीले कांटों। क्या है? लंबी जड़ और नुकीले कांटे। दूसरा, सूर्ययुक्त झाड़ियाँ और लघु वृक्ष, सूर्ययुक्त झाड़ियाँ और लघु छोटे वृक्ष। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये आपके पश्चिमी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इन वनों के जो अन्य क्षेत्र हैं वे आपका दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिम हरियाणा, आपका मध्यवर्ती और पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, कच्छ एवं सौराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र भी इसी में आते हैं। ठीक है ना। तो बाकी तीन तो नहीं मिलते, लेकिन डी इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 62, क्वेश्चन नंबर 62 सूची दी गई है एक। इसमें एक तरफ लिखे हुए वन प्रकार, एक तरफ उनके प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, अल्पाइन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये आपके तराई क्षेत्र में है। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ये आपके हैं कहाँ पर है दोस्तों? ये मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत हैं। तो आपका उष्णकटिबंधीय तराई, शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा मैदान। एल्पाइन कहाँ पर है? एल्पाइन आपका हिमालय के ऊंचाई वाले, जिसको आप कह सकते हैं अपना सह्याद्री। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये आपके हैं, बताइए। एल्पाइन अरुणाचल प्रदेश हो गया और उष्णकटिबंधीय सदाबहार आपके सह्याद्री हो गए दोस्तों। तो ये आपका हो गया A4 B3 C1 D2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 63, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार, साल, चीड़, सागौन। देवदार, चीड़, साल, सागौन। तो कौन सा है? उत्तर तो है आपका देवदार। क्या उत्तर है? देवदार। देवदार के वृक्ष जो हैं वह पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके चीड़ के पेड़ हैं ये 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। साल आपके उप हिमालय क्षेत्र मध्य भारत के पूर्वी भाग और तमिलनाडु में मिलते हैं। सागौन आपका मध्य भारत में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? अर्ध उष्णकटिबंधीय तो किसका किया जाता है? मध्य प्रदेश। किसका किया जाता है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, सिल्वर फर, महोगनी, स्प्रूस। तो कौन सी नहीं है? आपकी जो महोगनी है यह हिमालय वनस्पति की प्रजाति नहीं है, क्योंकि महोगनी उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के, कहाँ पर? उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पेड़ हैं। ठीक है, और ये आपके वेस्ट इंडीज़, अमेरिका जो कि आपका सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बाकी तीनों जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस ये आपके हिमालय में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट 66, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस, खेजरी।
तो कौन सा है आपका खेजड़ी। कौन सा है खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष को, जो खेजड़ी का पेड़ है, इसको मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी का उपयोग आप पशुओं के चारे के लिए, ईंधन और औषधि के रूप में करते हैं और इसका जो बहुउद्देश्य उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता और कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके याद रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, लीसा प्राप्त होता है। क्या? लीसा कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़, देवदार, बुरांस या शीशम के पेड़ से। किससे होता है? लीसा आपका चीड़ से प्राप्त होता है। चीड़ के पेड़ों से प्राप्त होता है लीसा। ठीक है। लीसा से क्या क्या बनता है? लीसा से आप विरोजा और तारपीन का तेल बनाते हैं, जिसका उपयोग आप कागज़ के उद्योग में, साबुन और पेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ये तो बिल्कुल ठीक है, सुमेल है। भितरकनिका उड़ीसा, ये भी सुमेल है। पिचवरम तमिलनाडु, ये भी सुमेल है। वेम्बनाद, क्या है? वेम्बनाद और कर्नाटक, ये सुमेल नहीं है। वेम्बनाद और कर्नाटक ये सुमेल नहीं है। ठीक है। तो वेम्बनाद आपका कहाँ पर है? ये केरल की कच्छ वनस्पति है। किसकी है? वेम्बनाद केरल की है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल का है। अब भितरकनिका आपकी उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु, लेकिन वेम्बनाद आपकी कहाँ की है? केरल की है। कहाँ की? केरल की। कर्नाटक की अगर पूछी जाए तो कुंडापुर, दक्षिण कन्नड़ और कारवार, ये आपके इसमें कुछ वनस्पतियाँ हैं। ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है कहाँ पर? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है कहाँ पर? असम और नागालैंड में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, या असम और केरल में? तो असम और केरल में आपकी भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने मिट्टी से लिए हैं, वनस्पति से लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा, इसमें बड़ा आनंद आया होगा दोस्तों। तो साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।